गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे 16th ऑफ सितंबर और आज प्रेप पॉइंटर्स में हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं देख लेते हैं ब्रीफली। हाँ जी, पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सरदार सरोवर डैम के बारे में, जो कि गुजरात में है, नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे। हालांकि जब ये बन रहा था बहुत साल पहले, तब ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था और नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत इसको रोका गया था। लेकिन अब जो है इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आ गया है फ्लड। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा ये न्यूज़ में था। उसके अलावा चामरान 1 ये एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा, जिसकी वजह से यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में कुछ खलबली सी मच गई है। उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक ऑफ द डे है बेसिकली। और ये एक बहुत ही जबरदस्त वाटरशेड लैंडमार्क एक इनोवेशन किया गया है इंडियंस की तरफ से, जो IISc है बेंगलुरु में, उसके द्वारा किया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज जिस रूप में हम लोग जानते हैं, ये उसकी वजह से कंप्लीटली चेंज हो सकता है। और वर्ल्ड में जो डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, उसको चेंज कर सकता है आने वाले समय में। तो बहुत ज़बरदस्त डिस्कवरी है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इंडस एक्स इंडिया और अमेरिका के बीच में एक जॉइंट अग्रीमेंट है, उसके बारे में करेंगे। को लोकेटिंग ट्रेडिंग थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, NSE को लेके और सेबी को लेके कुछ करप्शन वगैरह यहाँ पे हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। और चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा सा न्यूज़ में रही है, बात कर लेंगे। उसके बाद नीपा वायरस की वजह से केरला के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। चलिए, सरदार सरोवर डैम न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में भैया इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बन गए हैं फ्लड के चांसेस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जरा, ये है डैम की साइट। और थोड़ा अगर आप देखेंगे तो ये नर्मदा की मेन कनाल है। ठीक है, यहाँ से जो नर्मदा रिवर आ रही है उसमें से कनाल निकली है और यहाँ पे बना हुआ है डैम। एनीवेज, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत भारी बारिश हो रही है आजकल। गुजरात के अंदर आपने देखा ही होगा, थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते होंगे, सड़कों के ऊपर भैया मगरमच्छ आए हुए हैं वहाँ पे आजकल। लोगों के घरों में मगरमच्छ घुस जा रहे हैं, बारिश इतनी ज़्यादा आ गई है। तो उसकी वजह से हाई अलर्ट पे है ये पूरा का पूरा डैम। डैम के बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। मतलब कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम वो होता है एक तरह से जो कि बेस से उठाया जाता है कंक्रीट का यूज़ करके। और उसकी एक हाइट होती है, जब ऊपर से पानी छोड़ा जाता है, जब ऊपर से पानी छोड़ा जाता है तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है और टरबाइन घूमता है। इसे कंक्रीट ग्रेविटी डैम बोलते हैं। एक दूसरा होता है अर्दन डैम, होता है जो कि पहाड़ों में बनता है यूजली, जिसके दो तरफ माउंटेन्स होती हैं और बीच में डैम बनाया जाता है। और क्योंकि वो स्लोप के ऊपर होता है तो इसीलिए फिर वो पानी आराम से नीचे आ जाता है, तो वहां पे आपको इतना ज़्यादा कंक्रीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसे अर्दन डैम बोलते हैं और ये कंक्रीट डैम है, नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंक्रीट डैम है, ये हाईएस्ट है बेसिकली। ठीक है, एक 163 मीटर इसकी हाइट है। और इसके अलावा भाखड़ा 226 और हिमाचल प्रदेश में है जो, और लखवर जो 91-92 मीटर है उत्तर प्रदेश में, ये पहले और दूसरे नंबर पे हैं। थोड़ा अपने उस तरह से याद रखना है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो 1940s में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ये आइडिया दिया था कि हम लोग नर्मदा रिवर पे ऐसा डैम बना सकते हैं। लेकिन आपको पता है उस समय देश में पैसा भी नहीं था और हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी की वजह से चीज़ें बड़ा धीमे धीमे कछुए की चाल से आगे चलती हैं। तो 1961 में नेहरू जी ने फिर बाद में इसका शिलान्यास किया, मतलब पत्थर और नारियल यहाँ पे फोड़ दिया गया था। सोच के देखिए, 21 साल लग गए। अब आगे बढ़िए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1987 में। 87 में पत्थर फोड़ा गया, नारियल 1961 में, और उसके कितने साल के बाद कंस्ट्रक्शन फाइनली स्टार्ट हुआ। और जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर डिले होते रहे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में चला गया। ये कि पूरे का पूरा जो एरिया है ना, वो जंगल एरिया है। ये यहाँ पे बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना है। इतना ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब्स भी रहती हैं और बैकवर्ड ट्राइब्स रहती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, जब डैम बनेगा तो उसका पानी तो बढ़ेगा ही उसमें। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पीछे रेजर्वोयर बनता है तो बहुत सारे गांव डूब जाते हैं। और वो सारे ट्राइबल एरियाज थे और वो डूब रहे थे। लोगों को प्रॉपरली दूसरी जगह पे रिप्लेस नहीं किया जा रहा था, प्रॉपरली उनको नहीं सेटलमेंट किया जा रहा था, उनको कंपनसेशन नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी के अंदर ये रहा। इवन बाद में वर्ल्ड बैंक ने भी यहाँ से अपनी फंडिंग वापस ले ली, बिकॉज इसके जो इकोनॉमिक और सोशल और जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इसकी वजह से हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस डैम की वजह से हजारों गांव पानी में डूब चुके हैं, बहुत सारे ट्राइबल लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनको कंपनसेशन नहीं मिला है, हालत बहुत ख़राब है। इन्वायरमेंट की हालत भी बहुत ख़राब होगी। जब जंगल डूब जाएगा भैया तो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ जाएगी?
उसमें कोई डाउट नहीं है कि कंट्रोवर्सी यहाँ पे रही है, फिर भी सरकार जो है इसको थोड़ा थोड़ा आगे करके बढ़ाती रही और 2017 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने फाइनली इसको इनॉग्रेट कर दिया। इतना आपको जो है थोड़ा सा याद रखना है। क्या पर्पस है, क्या बेनिफिट है, इसकी बहुत डिटेल में आप मत जाना, लेकिन जब इस तरह के डैम बनाए जाते हैं तो ये मल्टीपर्पज डैम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिजली तो बनाई जाती है, उसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर गुजरात में, मध्य प्रदेश में यहाँ पे मिलता है, इरिगेशन पर्पज के लिए किया जाता है। तो देखिए डेवलपमेंट ने एक दो धारी तलवार है, इसके एक तरफ बेनिफिट है, दूसरी तरफ नुकसान है। अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए तो किसी तरह की डेवलपमेंट शायद नहीं हो पाएगी, फिर तो कुछ आप रोड नहीं बना पाओगे, आप फिर डैम्स नहीं बना पाओगे, पोर्ट्स नहीं बना पाओगे, सड़कें नहीं बना पाओगे, स्कूल्स नहीं बना पाओगे, कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ये उनको देखना पड़ेगा कि भाई इसका नुकसान कितना ज़्यादा है और बेनिफिट कितना ज़्यादा है, और सिर्फ आप बेनिफिट के लिए सब कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते शहर में बिजली चाहिए तो हमें इन गाँव को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस जंगल को काटना पड़ेगा कि गाँव को बिजली चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखें, फिर मिडल जो पाथ है उस पे चलें और सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलें। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में ये रहती है, स्टेक होल्डर साथ में नहीं आते हैं। अगर किसी कहीं पे 10 पार्टी इन्वॉल्व है तो वहाँ पे 2 पार्टी को कंसल्ट कर लिया जाता है और अपना चलो जी, फिर बाकी पार्टीज को इग्नोर ही कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे है। एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट तो इसका बहुत ज़्यादा है ही, और वर्ल्ड बैंक ने 1994 में इससे फंडिंग भी वापस ले लिया था, मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा जो वल्लभ भाई पटेल जी का जो टोलेस्ट स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो भी इसी डैम को फेस करते हुए बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने ही इसके बारे में सबसे पहले सोचा था। एनीवेज, चामरान वन क्या है? चामरान वन एक सैटेलाइट है जो कि ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, और सीधी सी बात है, ईरान कभी भी कोई ऐसा कुछ करता है तो यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका का रिएक्शन बहुत स्ट्रोंग वहाँ पे रहता है। बट उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, उस कंट्रोवर्सी में। वो तो हमेशा करते ही हैं दुश्मन लोग आपस में। भैया ईरान के अगर प्रेसिडेंट साहब अगर कफ भी करते हैं, छींक भी करते हैं, तब भी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, तो उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। तो ये जो एक रॉकेट से जिसको छोड़ा गया है उसका नाम है कायम 100, इस रॉकेट का नाम है। ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सरौद एक जगह है जहाँ से ये सैटेलाइट लॉन्च होते हैं, तो ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स के। कभी कभी पूछ सकता है कि सरौद वाज रिसेंटली इन न्यूज़, या कभी कभी वो टेबल बना के भी आपसे पूछ सकता है, एक तरफ कंट्री दूसरी तरफ जो है कोई सिटी पर्टिकुलर जो न्यूज़ में रहती है, वैसे आपसे पूछ सकता है। तो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि ऑर्बिटल मनूवरिंग करानी है। ईरान स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस नहीं है, तो ये उसकी इनिशियल फेज में अपने स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो जो ऑर्बिट होते हैं, मतलब ऑर्बिट हमारे पास 3 होते हैं ना, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल ऑर्बिट और हाई ऑर्बिट होता है। तो ये जो 550 किलोमीटर पे जब भी सैटेलाइट को डाला गया है तो ये लो अर्थ ऑर्बिट है बेसिकली। तो ईरान ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई क्या हम लोग इस ऑर्बिट के अंदर ये 500-600 किलोमीटर के बीच में अपने सैटेलाइट को हम लोग मतलब मनूवरिंग करा सकते हैं। मनूवरिंग मतलब उसका ऑल्टीट्यूड चेंज करना, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करना, अप एंड डाउन उसको करना, इसे मनूवरिंग बोलते हैं बेसिकली। उस पर्पज़ के लिए डाला गया है। हालांकि ऑब्वियसली इसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट तो नेचुरल सी बात होगा ही। तो अभी जो नए प्रेसिडेंट आए हैं मसूद पेजिशकियान, उनके अंडर में ये डाला गया है। और ये सेकंड एनिवर्सरी है भैया। महासा अमीनी की डेथ हुई थी। महासा अमीनी, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ को रेफर कर रहे हो, तो ईरान के अंदर एंटी हिजाब प्रोटेस्ट हुए थे, जहाँ पे ईरान में महिलाएं जो है वो हिजाब को छोड़ रही थी। मतलब वहाँ पे वैसे भी जनरली महिलाएं ज़्यादा हिजाब पहनना पसंद नहीं करती हैं, लेकिन एक महासा अमीनी नाम की एक लेडी थी वहाँ पे, उनको अरेस्ट किया गया बिकॉज शी वॉज नॉट वेयरिंग हिजाब। उसके बाद पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हो गई, उनको टॉर्चर किया गया, और उसके बाद लार्ज स्केल वायलेंस वहाँ पे हुआ था ईरान के अंदर। उस कॉन्टेक्स्ट में उनकी सेकंड एनिवर्सरी है बेसिकली, जब ये सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। और उसके अलावा जिस तरह से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ना नेचुरल सी बात है, इसराइल हमास इशू और सब चल रहा है, वो सब दिक्कतें हैं। यूएस का कहना है कि भाई ईरान का ये जो सैटेलाइट है खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इसको वो मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा, अपने न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए करेगा, और सर्विलियंस के लिए करेगा। ईरान ने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा जो न्यूक्लियर वेपन है या फिर मेरा जो ये सैटेलाइट प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पज़ के लिए है। ठीक है, तो आप चुप बैठिए। तो बेसिकली वो अब उनका कहने का काम है, उनका सुनने का काम है, तो वो कर ही रहे हैं बेसिकली उस सेंस में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये है असली चीज़, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। ठीक है, इसमें थोड़ा समय लूँगा आपको मैं। एक तो ये टेक्निकल सी चीज़ है, तो ये
अगर आप इस क्लास के बाद में भी थोड़ा सा बहुत नेट पे जाके पढ़ लोगे ना क्या ये होता है, तो एक डीप डिटेल से अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, देखिए IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने, उनको सरकार की तरफ से फंडिंग मिली और उन्होंने क्या किया है, एक सेमीकंडक्टर चिप बनाई है। इसे आप लोग मोलिकुलर फिल्म कह सकते हो। तो ये एक जनरल सेंस में सेमीकंडक्टर चिप नहीं है। इसके अंदर 16,500 कंडक्टेंस हैं, स्टेट हैं। अब ये क्या होता है देखिए जरा, यहीं पे सारा खेल है, यही है सब कुछ। जनरली क्या होता है, ट्रेडिशनली हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स या डिजिटल टेक्नोलॉजी काम करती है वो दो स्टेट के ऊपर काम करती है ना, ऑन ऑफ, है ना, ऑन ऑफ के ऊपर काम करती है। 0 1 0 1 0 1 0 1 जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग भेजते हैं डिजिटली वो बाइनरी सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। 0 1 ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, इसी पे काम करती है। क्योंकि हमें मॉलिक्यूल की सिर्फ दो ही स्टेट के बारे में पता होता है जब हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की बात करते हैं। इसके बीच की जो स्टेज होती है ना वो हमें पता ही नहीं है। तो या तो फर्स्ट स्टेज या फिर फाइनल स्टेज, ये दो स्टेज ही सिग्नल सेंड करती हैं और रिसीव करती हैं, 0 1। लेकिन बीच वाली स्टेट हमें नहीं पता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने यह कमाल करके दिखा दिया कि इनके बीच वाली स्टेज को भी डिकोड कर दिया, बीच वाली स्टेज को भी डिकोड कर दिया। 16,500 स्टेजेस को हम लोगों ने डिकोड करके उससे भी मैसेज रिसीव किए हैं और सेंड किए हैं। अब आप सोच सकते हो कि जो ट्रेडिशनल डिजिटल कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है 0 1 जो कि 2 के ऊपर काम करती है, ये 16,500 कंडक्टेंस स्टेज के ऊपर, मतलब हर स्टेज, एक मॉलिक्यूल जब ऑन से ऑफ होता है या ऑफ से ऑन होता है उसके बीच में जितनी भी 1 मिलियंथ सेकंड को उसने ऑब्जर्व किया, हर स्टेज को डिकोड किया और अभी आप यहां पे मैसेज भेज सकते हो। ये कमाल का काम जो है वो इन्होंने किया है। तो ट्रेडिशनल डिजिटल कंप्यूटिंग से बहुत ही ज्यादा है, जो कि दो स्टेट पे बेस्ड होती है। मैंने आपको बता दिया ऑन एंड ऑफ। और मजे की बात यह है इसके लिए आपको कोई सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए। आपके जो पर्सनल लैपटॉप्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, फ्यूचर में वहां पे आप ये टेक्नोलॉजी देखोगे, इससे एनर्जी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, बैटरी की कंजप्शन बहुत कम हो जाएगी, टाइम भैया आपका बचेगा और स्टोरेज बहुत ज्यादा हो जाएगी, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। ठीक है। जनरली जो हमारे कंप्यूटर किस बेस पे काम करते हैं, मैट्रिक्स सिस्टम होता है। आपने स्कूल में शायद मैट्रिक्स सिस्टम पढ़ा होगा, वो इस तरह से होता था। पता नहीं कितने बच्चों ने पढ़ा है ना, ऐसे 1 2 3 3 4 5 1 3 9 9 10 11 इस तरह से होता था, फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे। इसे मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। आजकल के जो कंप्यूटर होते हैं ना इस मैट्रिक्स मेथड पे ही काम करते हैं और इसकी वजह से उनको बहुत टाइम भी लगता है। लेकिन इस नई टेक्नोलॉजी से कमाल ही हो गया और ये मिली सेकेंड्स में हो जाएगा। आपको इमेज दिखाता हूँ मैं, देखिए जरा, एग्जाम में पूछ भी सकते हैं आपसे। इसे कहते हैं पिलर ऑफ क्रिएशन। ठीक है। पहले हब्बल टेलीस्कोप ने और बाद में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये पिक्चर क्लिक किया था। एक नेबुला है, ईगल बोलते हैं उसको, ईगल है नेबुला, उसके अंदर से ये पिक्चर क्रिएट हुई है। और आपको अच्छे से शायद पता होगा कि जो हमारे जो स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज होती हैं, वो सब नेबुला से निकलती हैं। तो इस ईगल नेबुला के अंदर बहुत सारे स्टार्स छिपे हुए हैं जो फ्यूचर में बनेंगे। इस पिक्चर को क्रिएट करने के लिए सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ी थी, सुपर कंप्यूटर की। और स्पेस तो आप पूछे ही मत, कितना जीबी इसके अंदर स्पेस रहा होगा, टीबी एंड ऑल दैट। एनर्जी भी लगा, टाइम भी लगा और स्पेस भी लगा, मतलब जो मेमोरी की हम लोग बात करते हैं। लेकिन इस नई डिस्कवरी से इस पिलर और क्रिएशन को हम लोगों ने सिर्फ एक लैपटॉप के ऊपर क्रिएट कर दिया। जिसको करने के लिए अमेरिका को सुपर कंप्यूटर लगा था भाई, वो हम लोगों ने अपनी सिर्फ एक लैपटॉप या जो जनरली हमारा डेस्कटॉप होता है उससे क्रिएट कर दिया। ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी कमाल की टेक्नोलॉजी है, अभी डिस्कवर हुई है। अभी फुल फ्लैजेड इसकी एप्लीकेशन तो डेफिनेटली फ्यूचर में ही आएंगी, 2 4 10 साल लग सकते हैं। लेकिन एक पाथ ब्रेकिंग रहा ये पूरे का पूरा सिस्टम। इसमें अमेरिका के भी 1 2 साइंटिस्ट लोग इन्वॉल्व हैं, टेक्सास यूनिवर्सिटी के। लेकिन इसकी जो पूरी फंडिंग है, इसके लिए जो पूरा मटेरियल है, मेजरली जो इसके लोग साइंटिस्ट इसमें काम करने वाले थे सब इंडियन हैं। ठीक है। और ये ह्यूमन ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम की टेक्नोलॉजी पे ही काम करता है, जिस तरह से उनके बीच में आपस में कनेक्शन बनते हैं। तो
फ्यूचर में कमाल ही हो जाएगा। तो अगली जनरेशन के जो सुपर कंप्यूटर्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे, जब हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम, रोबोटिक्स, ड्रोन की बात करेंगे, सभी इसी सिस्टम से होने वाला है। और इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे ये कहाँ से कहाँ उठा के ले जाएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा कमाल की चीज़ यहाँ पे हुई है। और उस सेंस में जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आजकल जो बड़ी बड़ी बातें हम लोग करते हैं, 5G, स्पेस टेक्नोलॉजी, वो सब इसका यूज़ करके फ्यूचर में हो सकते हैं। तो एक विंडो इसने बेसिकली ओपन कर दिया, जो एक टेक्निकल चैलेंज इतने समय से फेस कर रहे थे हम लोग, वो इसने सोल्व बेसिकली यहाँ पे कर दिया है। उस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा, लेकिन देयर इज आई थिंक 5 to 10% चांसेस, क्योंकि ये मेंस में भी आ सकता है। चलिए, इंडस एक्स क्या है? बेसिकली इंडिया और अमेरिका के बीच में ये एक तरह का, आप समझ लीजिए, जॉइंट इनिशिएटिव है। ठीक है, इंडिया और अमेरिका, इतना ही करना है भाई। आपसे पूछेगा कि इंडस एक्स क्या है, या फिर टेबल बना के पूछेगा, एक तरफ कंट्रीज का नाम देगा, दूसरी तरफ आपको अग्रीमेंट या इनिशिएटिव का नाम दे सकता है। इंडस एक्स क्या है? बेसिकली इंडिया और अमेरिका के बीच में डिफेंस को कोलैबोरेट करना है, डिफेंस इनोवेशन को शेयर करना है, टेक्नोलॉजी को थोड़ा शेयर करना है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। ठीक है, बस वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अमेरिका के साथ ये किया है, क्योंकि हम लोग डिफेंस में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोगों को एक ऐसी कंट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी जो ऑलरेडी डिफेंस में आत्मनिर्भर है। दुनिया भर को अमेरिका टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करता है, तो थोड़ा सा बेनिफिट हम भी उठा लें। अभी रिलेशन इंप्रूव हुए हैं हमारे ठीक ठाक से, है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में। चलिए, को लोकेटिंग ट्रेडिंग, ये एक कंट्रोवर्शियल सा मुद्दा है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको। देखिए, जो हमारा एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने थोड़े समय पहले 2009 में बेसिकली एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था को लोकेशन सर्विस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है, उसका जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर मतलब जहां पे सारा डेटा स्टोर होता है, वो होता है। एनएससी ने यह कहा कि कुछ ट्रेडर्स जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर डील करते हैं, वो इसी बिल्डिंग के अंदर अपने सर्वर भी लगा सकते हैं। को लोकेशन सर्विस, ये था पूरा मामला। अब इसमें दिक्कत ये हो गई कि वो जो ट्रेडर्स थे जिन्होंने यहां पे लगाया, ब्रोकर्स बेसिकली, और ब्रोकर्स जिन्होंने यहां पे अपने सर्वर लगाए, वो नॉर्मल ट्रेडर या नॉर्मल ब्रोकर के कंपैरिजन में जल्दी लॉगिन कर सकते थे। और क्योंकि यहां पे डार्क फाइबर्स लगी हुई हैं, और जल्दी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए भाई, स्टॉक मार्केट में तो ना मिली सेकंड का खेल होता है। जिसके पास इंफॉर्मेशन जितना जल्दी आती है वो उतना ही जल्दी पैसा कमाएगा। मिली सेकंड्स का खेल होता है। और क्योंकि इन ब्रोकर्स के सर्वर्स एनएससी के सर्वर के बिल्डिंग में ही थे, क्योंकि ये फिजिकली उनके काफी क्लोज थे, तो उनको बेनिफिट मिल जाता था। मिनिमम फिजिकल डिस्टेंस होने की वजह से जो लेटेंसी होती है वो यहां पे मिनिमम थी। मतलब इनके पास इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचती थी मिली सेकंड्स में। आम आदमी तक इंफॉर्मेशन पहुंचने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन ये मिली सेकंड में काम कर देते थे। एक तो इनके पास हाई डार्क फाइबर था जो कि एनएससी खुद यूज करता था, और दूसरा फिजिकल क्लोज होने की वजह से लेटेंसी नहीं थी, है ना। बहुत पैसा कमाया इन लोगों ने। और ये करप्शन चल रहा है, ये धांधली चल रही है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में चल रही है। लेकिन फिर कोई विसल ब्लोअर आ गया भाई, उसको पता चल गया, या आपस में किसी का झगड़ा हो जाता है तो फिर लोग दूसरों के सीक्रेट्स भी बाहर भेज देते हैं। तो उस विसल ब्लोअर ने सेबी को लेटर लिखा, उसने कहा भाई साहब ये चल रहा है, ये कुछ खास ब्रोकर्स हैं जो इन कंपनीज के सीईओज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ये लोग काम करते हैं, अब पकड़िए जरा इनको। ठीक है, और ये सब चल रहा है। तो सेबी ने जब एक्शन लिया तो कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया। बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओज वगैरह ऐसे थे कुछ कंपनीज के, उनको 5-6 साल के लिए बैन कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर बाद में सीबीआई का भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, कई लोगों को पकड़ा गया। वो मामला चलता रहा कई सालों तक। अभी भी वो मामला बेसिकली कोर्ट में चल ही रहा है, लेकिन अभी सेबी ने कई लोगों को छोड़ दिया है। सेबी ने कहा है कि भाई इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे कोई ऐसा हार्ड प्रूफ नहीं मिला, जबकि सेबी की कुछ साल पहले स्टेटमेंट कुछ और थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ गड़बड़ नजर आती है डेफिनेटली। उस कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिन लोगों का सर्वर भाई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में ही होगा तो उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो मिलता ही है अपने दूसरों के कंपैरिजन में। और जो मार्केट को वो चेंज भी कर सकते हैं,
और मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसका मिसयूज भी कर सकते हैं, और उन्होंने किया भी है बेसिकली। ठीक है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है इस पूरे मामले में, उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था ये, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक हो गया था। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना है। चलिए जी, चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छोटी सी न्यूज़ है। न्यूज़ इसलिए है कि ये फ्रॉग आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक रिसर्च चल रही है इन फ्रॉग्स को स्टडी करने के लिए। देखिए, फ्रॉग्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, ये एक इंडिकेटिव स्पीसीज होता है बेसिकली फ्रॉग्स। इकोसिस्टम अगर हेल्दी होगा तो फ्रॉग्स की वहाँ पे आपको, फ्रॉग्स हो गए जैसे बटरफ्लाइज हो गई, ये इंडिकेटिव स्पीसीज होते हैं, हेल्थ को दिखाते हैं। तो यूजुअली इनको ये आसाम में पाए जाते हैं बेसिकली। ठीक है, और इसे आसाम कास्केड भी कहते हैं, आसाम कास्केड। लेकिन इसकी थोड़ी बहुत पॉपुलेशन जो है वो वेस्टर्न हिमालय के अंदर भी मिलती है, और चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ये चल रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमोलपस फोर्मकस। ठीक है, ये आपने बस थोड़ा याद रखना, इसका साइंटिफिक नेम है, वैसे तो ये फ्रॉग ही है। और ये अच्छे खासे एलिवेशन पे मिलता है, 2100 मीटर से लेके 36-47 मीटर की हाइट पे ये आपको देखने को मिलता है। बाकी वाइल्ड लाइफ, इस ये जो चूरधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, रोडोडेंड्रॉन, ओक, देवदार आपको यहाँ पे मिलेगा, ब्लैक डियर, लेपर्ड वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट की बात करें तो ऑब्वियसली बात है, हाई ऑल्टीट्यूड पे है तो टेम्परेट क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, समर में यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब समर में भी वैसे जून के महीने में स्नोफॉल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। ठंडी हवाएं चलती हैं, बढ़िया घूमने की जगह, गया था मैं अपने कॉलेज टाइम में, आप भी जाना चाहो तो जा सकते हो। चलिए, तो ये फ्रॉग है भाई, इसके बारे में है, इसे इट्स अ ब्यूटीफुल रॉक फ्रॉग, और ये एक्चुअली वहां मिलता है जहां पे रिवर वाटर फ्लो कर रहा होता है, जहां पे चलता हुआ पानी होता है। ठीक है, ये वहां पे नहीं मिलता जहां पे पानी स्टेगनेंट हो गया होता है। 5 to 7 सेंटीमीटर की लेंथ होती है, भूटान, नेपाल वगैरह में मिलता है, आसाम के अंदर पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया। आसाम में इसका नाम होता है आसाम कास्केड। ठीक है, चलिए, नीपा वायरस, अनफॉर्चुनेटली केरला के मल्लापुरम के अंदर नीपा से एक पर्सन की डेथ हो गई है, उस वजह से न्यूज़ में था। तो नीपा वायरस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, ये बैट से फैलता है, पिग से भी फैल सकता है, और इन्फेक्टेड पीपल से भी फैल, मतलब अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मेरे से आपको भी नीपा हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। सबसे पहली बार नीपा को 1998 और 9 के अंदर मलेशिया के अंदर देखा गया। उसके बाद ये बांग्लादेश, इंडिया में रह कर इसके केसेस आते रहते हैं। जो सबसे बड़ा मीडियम माना जाता है इसके फैलने का, वो बेसिकली बैट्स ही होते हैं, जिसे हम लोग फ्रूट बैट भी बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्सिस भी बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है, याद रखना है। फ्रूट बैट्स और फ्लाइंग, मतलब वो चमगादड़ जो होते हैं ना, जो फ्रूट्स खाते हैं रातों को आके, उनसे ये बेसिकली फैल सकता है। यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर इसके सिम्टम्स आने लगते हैं तो भैया रेस्पिरेटरी इलनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके बाद आपको बुखार, हेडेक, जोड़ों में दर्द, मसल पेन भयंकर होता है, और फिर आपको इसकी टेस्टिंग करवानी पड़ती है। इसकी टेस्टिंग की जाती है RT-PCR टेस्ट। अगर आपको याद हो, कोविड के टाइम पे भी यही टेस्ट होता था। एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट, ऐसे ये भी एक टेस्ट होता है जो करवाया जाता है। लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, कोई वैक्सीन अभी तक निपा वायरस की स्पेसिफिकली नहीं बनाई गई है। WHO की प्राइमरी डिसीज के अंदर रहता है, क्योंकि अगर इंसानों को निपा वायरस हो जाता है तो इसका मोर्टेलिटी थोड़ा हाई रहता है, अगर सिम्टम्स आ जाते हैं तो। ठीक है, चलो, उस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल था। बाकी आई थिंक आपके कवर हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, सर हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या कहीं से कोचिंग ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो जॉब करते हैं, है ना, तो अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स हो सकते हैं। लेकिन सबको मेंटर की आजकल एक रिक्वायरमेंट होती है ना, मेंटर के बिना तो काम नहीं चलेगा भैया, कोई गाइड हो। देखिए, आपकी अगर फैमिली में कोई आपकी है तो फिर आपको एक्सटर्नल मेंटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आप उनसे किसी भी टाइम पूछ सकते हो अपनी समस्याओं को, आंसर डिस्कस करना हुआ, टाइम मैनेज करना हुआ, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट की लाइफ में। लेकिन प्रेप IAS भी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम देता है 1 to 1। आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, इंडिया का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड मेंटरशिप प्रोग्राम जो है प्रेप IAS चलाता है। और मतलब आप हमारे साथ जुड़े हुए तो आपको पता ही है हम लोग किस तरह की क्वालिटी और ऑनेस्ट एफर्ट के साथ काम करते हैं। आप ये 1 to 1 मेंटरशिप प्रोग्राम को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फेज वाइज होता है, करंट अफेयर मास्टरी प्रोग्राम इसके अंदर चलाया जाता है, CSAT डोमिनेटर्स वगैरह सब कुछ, मेंस के टेस्ट सीरीज आपको, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको, वो भी इसके साथ साथ दी जाती है। इस पर आप कॉल करिए, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। ठीक है, चलो, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।